हेलो स्टूडेंट, यहाँ स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे माना है आर है। इसमें सोर्स वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो है बी है, करेंट सपोज करें कि हम लोग आई करेंट। तो इस करंट में ये जो रेजिस्टेंस है, वायर रेजिस्टेंस, उसके ये क्रॉस हीट डिसिपेटेड होगा, यानी हीट इवॉल्व होगा। तो वो हीट कितना इवॉल्व होगा इसके बारे में जूल्स बताया है। एक साइंटिस्ट थे जूल्स, वो बताया। तो उनके नाम से इसको दिया गया है, इस स्टेटमेंट को बताया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कहा भी जाता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके पहले आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया था। अगला जो बीट पढ़ेंगे आप 12 में जाएंगे तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, जो फ्राइडे का है। तो यहाँ पे जूल्स क्या बताया कि भैया किसी भी करंट से अगर करंट पास करता है जिसका रेजिस्टेंस आर है, सप्लाई वोल्टेज बी है, तो हम लोग ऐसा है कि आई स्क्वायर आर टी हीट इवॉल्व होगा। उसमें हीट यानी एच फॉर हीट, एनर्जी यानी इतना एनर्जी इसमें डिसिपेटेड होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो इसमें आधा यूजफुल एनर्जी में से इतना चला जाता है हीट। यानी एक तरह से समझिए अच्छा है बुरा है। अच्छा इस केस में है कि इस थ्योरी से हम लोग चाहे वो आयरन या हीटर या आपका गीजर, ये सब प्रिंसिपल से चलता है। और बुरा इसलिए है कि 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, जैसे पंखा चलता था उसको मैकेनिकल एनर्जी में जो ट्रांसफर होता है वो 100% नहीं हो पाता, क्योंकि पंखा चलते चलते गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब हीट वहाँ यूजफुल होगी, यूजफुल नहीं हुआ, यूजलेस हो गया। तो ये दिए, तो इसका मतलब कि जो हीट जो एब्जॉर्ब होता है, डिसिपेट होता है, तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है। मेजरेबल क्वांटिटीज़ कौन सा है, तो आई है, आर है, टी है। तो आंसर आपका यहीं खत्म हो जाता है। आप लेकिन आपको लिखना होगा कि इट डिसिपेटेड हीट इज जो डिसिपिटेशन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन पहला आपको लिखना होगा कि स्क्वायर ऑफ द करेंट, स्क्वायर ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, चाहे दिस सर्किट। दूसरा में रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, ऑफ दैट वायर, चाहे सर्किट कुछ भी आप लिख सकते हैं, सर्किट दैट वायर। तीसरा में टाइम बहुत मेंटेन है, जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा हीट एवुलेट होगा। तो समय, पैसेज ऑफ टाइम या टाइम केवल लिखिए। तो हीट का इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिकली आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये पहला बीट होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा बीट कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन जो है इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। एक कंडक्टर है, सपोज किया जाए कि इसका लेंथ है L। इस कंडक्टर में का रेजिस्टेंस जो है R है। तो रेजिस्टेंस जो है इस कंडक्टर के लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसको, अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया। कभी नाइक्रोम का वायर लिया गया, कभी कॉपर का वायर लिया, कभी लेंथ को छोटा रखा, कभी डबल किया गया। तो इससे ये लोग जो कंक्लूजन निकाला, तो इसमें बोला द फैक्टर्स on which
द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो वो फैक्टर के बारे में जो बताया वो लोग कि पहला एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आर है वो जैसे जैसे हम लोग लंबाई को इंक्रीज करते हैं, यानी वायर को लंबा करते हैं, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा चीज देखिए, पहला तो फैक्टर है इट्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द रजिस्टर, दैट इज, इसका मतलब हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस is directly proportional, inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस प्रैक्टिकल में, उस एक्सपेरिमेंट में ये भी करके देखा गया कि जब वायर का लेंथ सेम हो और उसको हम लोग अगर थिक कर दे, मोटा कर दे, तब क्या होगा। तो देखा गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो घट रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो it depends on cross sectional area of the wire। तीसरा हुआ, तीसरा पॉइंट में क्या हुआ, अभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल किस चीज का, क्या है कि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग यूज कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, और टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं अल्सो टेम्परेचर। तो ये चारों फैक्टर आप लिख सकते हैं, चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये दोनों को जब हम लोग एक साथ करते हैं तो 1 और 2 को, तो एल वाई बेसिकली एल वाई ये एक रिलेशन मिलता है। ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम लोग इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एल बाई ए एक रो, इसको रो हम लोग बोलते हैं, आर एच ओ पढ़ते हैं, रो सिंबल है। तो ये रो है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, इसका नाम है, हालांकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ टीवीटी। तो ये इन चारों पे डिपेंड करता है, ये रिलेशन है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इस पे हम लोग को पता चलता है कि गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है। तो 10 टू दी पावर, अगर इसका वैल्यू 10 टू दी पावर -4 से -6, -2 से -4 के बीच में हो, तो हम लोग सोचते हैं कि गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। और इंसुलेटर जो है वो 10 का पावर इसमें पॉजिटिव आएगा, 10 का पावर 6 के ऊपर और 12 के पास है, 10 का पावर 6 टू 10 का पावर 12 शायद, तो उसमें को बोलते हैं बैड कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी सबका हम लोग दिया हुआ, चार्ट भी दिया हुआ था, आपकी किताब में भी है। तो बेसिक आपको ये दोनों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसमें भी लगभग फैक्टर ही पूछा था, इसमें भी फैक्टर ही पूछा था। ये रेजिस्टेंस का कहानी ही था, एक ही कॉमन चीज़ था कि रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो लिखा था, और इसमें वो था। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।